जय श्री कृष्ण विद्यार्थी बहने, सुप्रभात। आज हम हमारी कक्षा 11 हिंदी में एक नया गद्य शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले एक कविता और एक गद्य बाकी है। पहले चुप गद्य और ढंग का कविता, जो कि मैं इसके बाद की वीडियो में आपको समझा दूंगी, क्योंकि वो परीक्षा में पूछे जाने वाले नहीं है। पर जो पूछा जाने वाला है वो गद्य, 2 लघु कथाएं। मैं आज आपको उसकी प्रस्तावना चर्चा करती हूँ कि उसमें कौन सा विषय रखा है। खरेखर सच में देखा जाए ना तो उसमें संवेदनशीलता आज जो इंसान मर गई है। अरे आज तो इतनी संवेदनशीलता मर चुकी है लोगों के अंदर कि खुद के माँ बाप को दुख देने में संतान को पीड़ा नहीं होती, मन में दुख नहीं होता। माँ का अपमान करते हैं कि तुझे पता नहीं चलता, तुझे कुछ पता ही नहीं चलता, तेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, तू मेरे मित्रों के साथ मत आना, मुझे शर्म आती है। अरे माँ बाप को ऐसे कैसे? और किसी दूसरे की पीड़ा में हमें पीड़ा ही नहीं होती। इतने कठोर बन जाते हैं लोग कि खुद के स्वार्थ के लिए किसी और को जान से मार देते हैं, आनंद लेते हैं। गलत बात। मैंने कई लोगों को प्यार देखा है, चींटी हो, मकड़ी हो, तो उन्हें इतना परेशान करते हैं, नहीं करना चाहिए। आज जो बोया है कल वही मिलेगा। आज अच्छा करेंगे कल अच्छा मिलेगा, अगर आज बुरा किया है कल बुरा ही फल मिलेगा। चलो इस तरीके से नहीं, पर इंसान के अंदर एक संवेदना गुजराती में लागणी कहवाय छे, संवेदना को जिंदा रखना है और अपनों के साथ, दूसरों के साथ, प्रकृति के साथ हमें बहुत प्यार से पेश आना है, उनका जतन करना है। जो हमारे रिश्ते हैं उन्हें संभालना है, उनका जतन करना है। मैंने आज सुबह के भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि प्रकृति को जतन करो ये उत्तम धर्म है। प्रकृति का जतन करना हमारा धर्म है, उत्तम धर्म है। कैसे कि प्रकृति होती है ना हमारी आसपास, हम खुद एक प्रकृति के अंश हैं। इसके अलावा देखिए कि जल है, जमीन है, वृक्ष है, आसमान, सब कुछ हमारी जो हवा लेते हैं हम ऑक्सीजन के रूप में, ये सब हमारी प्रकृति के भाग है। इन सब का हमें जतन करना चाहिए। प्रकृति में जो आज की समस्या है प्रदूषण, उसे रोकने के लिए कुछ न कुछ हमें प्रयत्न करने चाहिए। कैसे कर सकते हैं प्रयत्न? तो हम प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे, बहुत शायद धूप पड़े हो तो ही, बाकी प्लास्टिक यूज़ नहीं करेंगे। दूसरी बात कि पानी का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही बस इच्छा हुई और आधा पानी पिया, आधा डाल दिया कचरे में, ऐसा नहीं। इसके बाद कपड़े धोने का पानी है जो उससे हम पोछा मार सकते हैं या बर्तन साफ कर सकते हैं, इस तरह पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा पेड़ का जतन करें, फूल जो है पौधे उनका जतन करें, किसी जीव को नुकसान ना करें। बस ये है प्रकृति का जतन, और वही हमारा धर्म है, और वही हमारी संवेदना को जिंदा रखता है, वही हमारे परिवार को बनाए रखता है, और वही वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जिंदा रखता है। तो आइए मैं और आप सब मिलकर एक संकल्प लें कि हम प्रकृति का जतन करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, चलिए ऐसा ही कुछ विषय लेकर हमारे सामने बलाईचांद मुखोपाध्याय, जिनका उपनाम है बनफूल, उन्होंने 2 लघु कथाएं, छोटी 2 लघु कथाएं हमारे सामने रखी है। बहुत सुंदर कथा है। तो पहले हम प्रस्तावना देख लेते हैं, उसके बाद एक आधी कथा आज और एक कल देखेंगे। 2 लघु कथाएं हैं। बलाईचांद मुखोपाध्याय बनफूल। बंगाली के प्रसिद्ध लेखक बलाईचांद मुखोपाध्याय की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज से हुई। वे एक अच्छे कवि, फिल्म राइटर एवं फिजिशियन थे, डॉक्टर थे। उन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि विधाओं पर काम किया। कई नाटकों में अभिनय भी किया। भुवन शोम, होते बाजारे एवं अर्जुन पंडित जैसी फिल्मों का लेखन कार्य किया। उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। उनको विभिन्न राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित भी किया गया।
लघु कथा है उसका टाइटल होगा फर्क। तो फर्क जो लघु कथा ली गई है उसमें भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद, जो पहले भारत पाकिस्तान एक थे, फिर दोनों में विभाजन हुआ, उसके बाद बार बार होने वाले दंगों की मानसिकता, फिर तो हम भारत और पाकिस्तान में पता है ना कितने दंगे प्रसाद होते हैं, तो मानसिकता और हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों में मानने वाले लोगों के मन में उत्पन्न अविश्वास और आशंका को रेखांकित किया है कि दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, हमेशा शंका रहती है इस बात को। मनुष्य ही हर प्रकार का भेदभाव मानता है ना, भेदभाव कौन रखता है? सिर्फ मनुष्य। पंछी ने रखा कभी कि पाकिस्तान है नहीं जाना चाहिए, भारत है यहीं रहना चाहिए? न नदियाँ, न पंछी, न हवा, इन किसी को बारिश, किसी को भेदभाव नहीं है तो सिर्फ इंसान को। पशु पक्षी किसी को नहीं है भेदभाव, किसको? इंसान को ही भेदभाव रहता है। जबकि पशु और पक्षी सोच नहीं सकते, अतः उनके लिए किसी देश की कोई सीमा रेखा नहीं होती। हमारी जो पहली लघु कथा है फर्क, उसके अंदर ये फर्क जो है कि फर्क कौन रखता है? तो इंसान, पशु पक्षी नहीं रखते। इस बात को लेकर एक छोटी सी कथा हमारे सामने रखी है। दूसरी कथा है आत्ममंथन। एक बेहद मार्मिक लघु कथा है जो पाठक की संवेदना को झकझोरकर उसे सोचने के लिए बाध्य करती है। हम पशुओं और पक्षियों को ही नहीं, दूसरे मनुष्यों की पीड़ा की बहुत महत्व नहीं देते, किंतु जब हम स्वयं उस पीड़ा का अनुभव करते हैं ना, तब हमें सच्चाई का एहसास होता है। इस लघु कथा में पक्षी के चूजे की मृत्यु के पश्चात पक्षियों का अंतर्राग कितना हृदय विदारक है, इसका पता अपने बेटे की मृत्यु के पश्चात कथानायक को चलता है। आपने भी शायद सुना हो कि पंछी एक साथ एक शोर मचाते हैं, तो वो क्यों शोर मचाते हैं, क्यों इतनी पीड़ा व्यक्त करते हैं? कुछ ना कुछ तो हुआ होता होगा। यहाँ भी एक पक्षी है, उसका बच्चा कोई बिल्ली लेकर चली गई है, तो बाकी उसके जो पक्षी है वो बहुत शोर मचाते हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। तब लेखक आराम करते हैं, तो लेखक को ऐसा लगता है कि ये जो कथानायक है ये कहाँ से इतना शोर मचा रहे हैं, उन्हें परेशानी होती है कि कहाँ से आए और कहाँ इतना। और जो बच्चा था पक्षी का, वो सो रहे थे, वहाँ पड़ा तो उन्होंने फेंक दिया, और जो शोर मचा रहे थे पक्षी, ये देखकर उन्हें ऐसा हुआ कि ध्रुणा जैसा पक्षियों से। पर वही बात जब अपने बेटे के साथ हुई कि एक सांप ने उनके बेटे को काट लिया, उनका बेटा बहुत छोटा है और उन्हें छोड़कर चला जाता है, तब उनकी पत्नी दूसरी औरतें होती है, उस दिन पता चला कि वो पंछी जो थे वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे थे कि अपने लोगों को खोने का दर्द क्या होता है, वो आज पता चला। तो अपने होते हैं, वो पंछी हो या कोई भी, तो किसी की पीड़ा को भी हमें समझना चाहिए, उनका मजाक नहीं करना चाहिए, या उनके साथ हमें कठोरता से पेश आना नहीं चाहिए। तो ये बात उस लघु कथा में बताई गई है। चलिए पहली लघु कथा है हमारी, देखेंगे या कल देखेंगे, और शायद मैं कल देखूं, पर मुझे लगता है कि आप बिना पढ़े तो रह पाएंगे नहीं। ओके, चलिए फर्क लघु कथा देख लेते हैं, फिर समय कैसा रहता है उसके बाद दूसरे देखेंगे। तो उस दिन उनके मन में इच्छा हुई कि भारत और पाक मतलब पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को देखा जाए, जो कभी एक देश था। आज भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है, पर पहले तो दोनों एक थे, एक ही देश था। अब वह दो होकर कैसा लगता है, इच्छा हुई देखने की। दोनों देश एक दूसरे के प्रति संकालु है, शंका रखने वाले, संकालु। आलू हमारे उपसर्ग और प्रत्यय है ना, पता है ना आपको कि उपसर्ग कौन है, अच्छा है, तो यहाँ आलू क्या होगा, उपसर्ग या प्रत्यय, ढूंढ लीजिएगा। दोनों और पहरा था, हमारी ओर हमारे सैनिक पहरा देते हैं और पाकिस्तान की ओर पाकिस्तानी सैनिक पहरा देते हैं। बीच में कुछ भूमि होती है, दोनों की सरहद है ना, बीच में खाली थोड़ी सी भूमि जमीन होती है, जिस पर किसी का अधिकार नहीं, न भारत का अधिकार न पाकिस्तान का, बस खाली रहती है वो जमीन। दोनों उस पर खड़े हो सकते हैं, हाँ दोनों सिपाही खड़े हो सकते हैं उस पर किसी का हक नहीं होता।
वह वहीं खड़ा था, लेकिन अकेला नहीं था। पत्नी थी और थे 18 सशस्त्र सैनिक और उनका कमांडर भी, वह मतलब कथानायक। वो वहाँ खड़े थे, जो खाली भूमि थी वहाँ। अकेले नहीं थे, उनकी पत्नी भी थी उनके साथ और दूसरे 18 सशस्त्र हमारे सैनिक नौजवान और एक कमांडर थे। दूसरे के सैनिकों के सामने वे अकेला कैसे छोड़ सकते, क्योंकि जो कथानायक है, इस कथा का जो मुख्य पात्र, वो अपनी पत्नी के साथ उस खाली भूमि पर गए तो तुरंत हमारे सैनिक उनके पीछे गए। क्यों? उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों अकेला छोड़ा नहीं जा सकता? क्योंकि सामने हमारे दुश्मन सैनिक है, मार देंगे तो ये शंका रहती है ना, इसलिए हमारे सैनिक उनके साथ थे। इतना ही नहीं, कमांडर के उसके कान में कहा कि उधर के सैनिक आपको चाय के लिए बुला सकते हैं, जाइएगा नहीं, पता नहीं क्या हो जाए। आपकी पत्नी साथ में है और फिर कल हमने उनके तस्कर मार डाले थे। जो कमांडर थे ना, उन्होंने कथानायक के कान में जाकर कहा कि उधर के सैनिक यानी पाकिस्तान के जो सैनिक है ना, वो आपको चाय के लिए बुलाएंगे, पर आप जाइएगा नहीं। क्यों? एक तो आपकी पत्नी आपके साथ है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि कल ही उनके कुछ तस्कर, उनके चोर, जो व्यक्ति घुस आते थे, उन्हें हमने मार डाला था। उसने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं उधर कैसे जा सकता हूँ। उसने मतलब कथानायक है कि मैं उधर कहाँ कैसे जा सकता हूँ, वो तो पाकिस्तान की सरहद है। और मन ही मन कहा, मुझे आप इतना मूर्ख कैसे समझते हैं? मैं इंसान हूँ, अपने पराये में भेद करना मैं जानता हूँ, इतना विवेक मुझ में है। क्या कहते हैं कथानायक? मैं इंसान हूँ, मैं मूर्ख नहीं हूँ कि अपना और पराया फर्क न कर सकूँ। मुझे पता है कि अपना कौन है और पराया कौन है। इतना विवेक तो है मुझे। तो वह यह सब सोच ही रहा था कि सचमुच उधर के सैनिक वहाँ आ पहुँचे। उधर के मतलब पाकिस्तान की ओर के सैनिक आए। रूबीले पठान थे, जो सैनिक थे ना पठान, रूबीले, रोब कर दिखाने वाले, बड़े टपाक से हाथ मिलाया, ऐसे हाथ मिलाया। और उस दिन ईद थी। पाकिस्तान में जो बसने वाले हैं उनके लिए ईद का त्यौहार बहुत ही मायने रखता है। ईद का त्यौहार था, जैसे हमारा दिवाली होता है, उनका ईद का त्यौहार होता है। उसने उन्हें मुबारक दी। उसने मतलब कथानायक ने उन लोगों को ईद मुबारक कहा। बड़ी गर्मजोशी के साथ एक बार फिर हाथ मिलाकर वे बोले, इधर तशरीफ लाइए। तशरीफ मतलब इधर आइए, हमारे पास, हमारे एरिया में, हम लोगों के साथ एक प्याला चाय पीजिए। सामने वाले सैनिक थे ना, उन्होंने कथानायक को, आइए इस और आइए और हमारे साथ एक प्याला चाय पीजिए। इसका उत्तर उसके पास तैयार था। उसके मतलब कथानायक अत्यंत विनम्रता से मुस्कुराकर उसने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी खुशी होती है आपके साथ बैठकर, लेकिन मुझे आज ही वापस लौटना है और वक्त बहुत कम है। आज तो माफी चाहता हूँ। सामने वाले को बुरा भी न लगे और चाय पीना के लिए जाना भी नहीं था। तो किस तरह अच्छे से बात की कि आपने कहा चाय पीने के लिए, वैसे तो आ जाते पर देर हो रही है, आज ही वापस जाना है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें चाय पीने के लिए कहा, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वक्त बहुत कम है तो हम नहीं आ सकते। इसी प्रकार शिष्टाचार की कुछ और बातें हुई कि पाकिस्तान की ओर से खुलाचे भरता हुआ बकरियों का एक दल उसके पास से गुजरा और भारत की सीमा में दाखिल हो गया। ये दोनों कुछ फॉर्मेलिटीज की बातें कर ही रहे थे दोनों, और तभी एक बकरियों का दल, बकरी पशु दल पाकिस्तान की ओर से आता है और भारत की सीमा की ओर चला जाता है। एक साथ सबने उनकी ओर देखा। एक क्षण बाद उसने पूछा, ये आपकी है? क्योंकि आई कहाँ से? पाकिस्तान की ओर से। जा कहाँ रही है? भारत की ओर। तो कथानायक ने उन सैनिकों से पूछा कि ये आपकी है? उनमें एक सैनिक ने गहरी मुस्कुराहट के साथ उत्तर दिया, जी हाँ जनाब, हमारी है, जानवर है, फर्क करना नहीं जानते। पाकिस्तान जो सैनिक थे उसमें से एक सैनिक ने उत्तर दिया कि हाँ जनाब, क्योंकि उर्दू शब्द वो लोग ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, हाँ जनाब, ये हमारी ही बकरियाँ हैं, पर हम इंसान फर्क मानते हैं,
पशु पक्षी या प्रकृति कोई फर्क नहीं रखते। तो वैसे तो इंसान के लिए बहुत बहुत कहें ना कि खरेखर दुख भरी बात है कि वो भेदभाव रखता है। प्रकृति जो कोई भेद नहीं रखती तो इंसान क्यों रखता है, ये समझाने के लिए बलफुल जी ने हमारे सामने ये लघु कथा रखी है। तो बस आज हम एक ही लघु कथा देखेंगे, दूसरी हम कल देखेंगे। ओके, जय श्री कृष्ण।